एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। रविंदर ढुल साहब आपने सुना, कृष्ण ढुल साहब को भी आपने ये भी सुना कि दीपक सारण साहब भी कह रहे थे कि अध्ययन तो बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन जीरो बता देना बजट को, ये कौन सी बात हो जाती है? आप पढ़ा नहीं आपने बजट को और बिना पढ़े आप बता देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आप परिपक्व तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। और किसानों की हम बात कर रहे थे और साथ ही खुद हेल्थ सेक्टर की बात ढुल साहब ने की, कृष्ण ढुल साहब ने भी कही है, उसको लेकर भी मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। सबसे पहले किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो बातें कही जाती है कि किसानों का भला नहीं हो रहा विपक्ष की ओर से, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि हमने जो कर दिखाया, जो मजबूत बनाया किसान को और किसानी करना सिखाया, प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ावा सरकार अब दिखाई दे रहा है। इस बजट में भी बात कही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो बातें आने वाले वक्त में सकारात्मक तरीके से लागू होंगी तो किसानों का भला नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक किसानों के आय को दुगनी करने की बात है तो जुमला बहुत पुराना हो चुका है। यदि हम ये कहते हैं कि भाई किसान आज के दिन पहले 50 रुपया मान लीजिए कमाता था, 100 रुपया कमाता है, तो उस समय पर जो किसान के एक्सपेंसेस थे कितने थे और आज के दिन में एक्सपेंसेस कितने हैं, ये भी हमको बात करनी चाहिए। डीजल का जो दाम है पहले कितना था, आज के दिन में कितना है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है। पहले डीजल कंट्रोल्ड होता था, स्टेट कंट्रोल्ड होता था, उसमें ज़्यादा बदलाव और चेंजेस नहीं होते थे। आज के दिन में लेकिन ऐसी हालत नहीं है। आज के दिन में जो है डीजल लगभग पेट्रोल के बराबर है। तो ऐसे में किसान के लिए जो खेती है वो पहले की तरह मुनाफे वाली नहीं है, बहुत महंगी है। अब आप जो है ट्यूबवेल के कनेक्शन आप देते नहीं है, लगभग कनेक्शन जो है ट्यूबवेल के आपने होल्ड किए हुए हैं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर। सोलर जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, नॉर्मल कनेक्शन हम दे नहीं रहे हैं। ज़मीन के अंदर से जो है पानी निकालने के ऊपर जो है इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स को, तो उनके लिए भी महंगी हो गई ये चीज़ें। तो किसानी जो है पहले की बजाय बहुत महंगी है। तो किसान की आय यदि बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा जो है उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की वैल्यू इसलिए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर हमको डाटा रखना पड़ेगा कि कितना किसान खर्च करता है और कितना उसके एवज में कमाता है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जी, क्या हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कहेंगे आप? हेल्थ सेक्टर जो है, जैसे किशन जी ने, मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई पंचकुला के अंदर किया है, हमने उद्धार किया है। नेचुरली 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, पहले जिस तरह की चीजें थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मैं ये नहीं कहता मैं इसके अंदर मैं एडमिट नहीं करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ है। अब वहाँ पर जो है टेस्ट को लगा लीजिए, बाकी ज़्यादा तरह चीज़ों को लगा लीजिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड ना होकर के वहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है की वजह से आप कह रहे हैं सरकार के प्रयासों की बदौलत ये नहीं हुआ? नहीं, सरकार ने प्रयास किया। सरकार ने सरकारी खर्चे की जगह उसको जो है प्राइवेटाइज कर दिया कुछ क्षेत्र को, उसके कारण वहाँ पर हमको जो है बेहतर सुविधाएं मिल रही है, नेचुरली मिल रही है। ठीक फैसला है जो भी सरकार ने किया है अभी तक, बदलाव सरकार ने जो किया और ठीक फैसला मानते हैं। करना इनका काम है, बदलाव करना इनकी ड्यूटी है, बदलाव करना इनका काम है, बदलाव करना हमारा भी काम, हमारी भी ड्यूटी है। हमने विकास किया अपने समय में, इन्होंने विकास किया, इनसे आगे जो सरकार आएगी वो उससे आगे लेकर के जाएगी। हर सरकार का धर्म है कि जहां पर उनको स्टेट सौंपा जाए उससे बेहतरी के लिए आगे लेकर के जाए। हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, ठीक है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी ना करके फैक्चुअल्स की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि भी एक्चुअल में उसका जनता को क्या बेनिफिट मिला है। ठीक है, दीपल जी आप कुछ कह रहे थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब मैं बातचीत करने जा रहा था, हम बातचीत सुनवाने जा रहे थे जब दर्शकों को, उससे पहले आप कुछ बात कह रहे थे। मैंने वायदा किया था कि आपकी बात को पूरा करवाऊंगा। अब वो बात भी रखी और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो हमारे मेहमान कह रहे हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं, जगजीत जी ने भी कहा है कि हम ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखें तो तब भी कुछ नहीं है, विपक्ष के नाते तो छोड़ दीजिए। इस पर भी आपका रिएक्शन? देखिए, उस वक्त तो मैं वो कुछ पैरामीटर्स बता रहा था जो आर्थिक मानक होते हैं किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति के, उनका मैं कुछ जिक्र कर रहा था कि वो कौन कौन से हैं, और उनमें हर एक में हरियाणा नेशनल जो एवरेज है उससे भी बेटर है, और जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्लानिंग कमीशन की और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनकी जो बॉडीज हैं, उन सब में बहुत अच्छे सेफली मार्जिन के अंदर हैं हमारे पैरामीटर्स। लेकिन जैसे बीच में अभी खेती का जो जिक्र आ गया कि खेती के लिए क्या है हरियाणा में और बाकी सब चीज़ें, देखिए 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा देश का इकलौता राज्य है, अकेला राज्य है जो 14 फसलों पर, रबी और खरीफ की कुल मिलाकर 14 फसलें हैं जिन पर एमएसपी देता है, और उनकी पेमेंट 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में भेजी जाती है।
पिछले साल में हरियाणा सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल की जो कीमत थी इसका जिक्र किया वो मुख्यमंत्री ने। 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में ट्रांसफर की है। जी 9 लाख से ज्यादा हमारे जो किसान हैं वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो वेब पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी यानी कि हरियाणा के लोगों ने प्रोग्रेसिव अप्रोच को, सोच को अपनाते हुए, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए सरकार के साथ चलने का फैसला लिया है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी आगामी जो फसल है उसका सारा ब्यौरा उसके ऊपर दर्ज करते हैं। उसके हिसाब से सरकार प्लान करती है कि किस किसान को मंडी में किस दिन बुलाना है और बाकी जो सुविधाएं हैं उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो लोन से रिलेटेड हैं, बाकी जो सब्सिडीज आती है, सारे उसके साथ इंटीग्रेट हो गया है, वो सारे काम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर और चीज़ें आप सारी जोड़ भी लो, उनका समअप एक ही बात में है कि पिछले साल ही 2022 में सेंटर की जो बॉडी है उसने हरियाणा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर का बेस्ट स्टेट का अवार्ड 2022 का हरियाणा के पास है। और इस साल सरकार ने मोटे अनाज और जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उन दोनों को टारगेट किया है। दोनों के लिए स्पेशल बजट रखा है। कुरुक्षेत्र के जो गुरुकुल है वहां पर और घरोंडा में 2 जगह पर एक्सीलेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हरियाणा सरकार इस साल शुरू कर देगी। और सबसे एक नई चीज जो हरियाणा पूरे देश में पहली बार कर रहा होगा, 500 युवाओं को ट्रेनिंग देगा ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कि ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक और दवाइयां हैं जो उनका छिड़काव कैसे करना है। ये पूरे देश में शायद पहली बार हो रहा होगा। हरियाणा में जब कोई हरियाणा के खेतों पर ड्रोन उड़ेंगे और वो खेतों पर कीटनाशक छिड़क कर आएंगे। और नेचुरल फार्मिंग के लिए पिछले बार हमारे पास सिर्फ 2,500 एकड़ का लक्ष्य था, जो इस बार बढ़ाकर 20,000 एकड़ कर दिया गया। इसको आप समझिए कि हम 2,500 से इस बार टारगेट को बढ़ाकर 20,000 एकड़ पर नेचुरल फार्मिंग हमने करवानी है। उसको सरकार सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है। 3 जगह पर हम क्रॉप एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो ट्यूबवेल का एक बार बीच में जिक्र था, इसी बजट के अंदर मेंशन है कि 2019 से 2021 के बीच में जिन लोगों ने ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन दिया है उनको सरकार इस साल में ट्यूबवेल कनेक्शन दे देगी, उनके ट्यूबवेल कनेक्शन मंजूर हो जाएंगे। ठीक है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका हमने कितना उसमें से निकालना है, किस तरीके से उसको बैलेंस करके रखना है कि बहुत ज्यादा ट्यूबवेल भी नहीं हो सकता। जी एक और टॉपिक में बात कर रहा था आपसे, मैं शुरुआत कर देता हूं जब आपसे मेरी बातचीत हो रही है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए इतना बजट बढ़ाना, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं, क्यों इतनी जरूरत पड़ी? 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 400 करोड़ रुपए कर दिया गया। देखिए उसके बारे में आप कृष्ण ढूल जी से विस्तार से जान सकते हैं कि राज्य सरकार की गौशालाओं के लिए कितनी योजना है, कितना पर गौशाला और पर जो उसके अंदर एनिमल है, जो गौवंश है वहां पर, उनके लिए कितना बजट पहले दिया जाता था, बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक जो खेती से जुड़ी और किसानों से जुड़ी है और एम्बिशियस, क्योंकि बाकी चीजें तो राजनीति तो होती रहेगी बिल्कुल, लेकिन सरकार प्रोग्रेसिव वे में और सरकार एक रिस्पॉन्सिबल वे में आगे बढ़े। 25,000 एकड़ जमीन को फ्लड फ्री करने का टारगेट है इस साल, जिस फ्लड कंट्रोल के लिए हर साल सरकार टेम्परेरी बेस पे अरेंजमेंट करती है, टेम्परेरी बेस पर खर्चा करती है। वहां पर जो है वो पानी निकालने का समाधान किया जाता है, छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें रोकी जाती है। 25,000 एकड़ जहां पर हर साल फ्लडिंग होती है। जींद का काफी एरिया है उसके अंदर, भिवानी का एरिया है, रोहतक का एरिया बहुत ज्यादा है। हर साल मैं खबरें सुनता हूं सर। उस 25,000 एकड़ को फ्लड फ्री करने की परमानेंट कोई स्कीम अगर ये होता है तो हर साल खर्चा नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये अच्छी बात, एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुरदीप जी एक सवाल था मेरा फिजिकल डेफिशिएट को लेकर। राजीव कुमल जी भी कह रहे थे कि बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे फिजिकल डेफिशिएट क्या, एक बार दर्शकों को बताइए सरल शब्दों में, बहुत आसानी से। और सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे, फिजिकल डेफिशिएट हरियाणा सरकार का क्या है? कुछ आंकड़े भी आप शेयर कर सकते हैं। दीप कुमल जी आपके पास हो तो उनको आप दे भी सकते हैं। नहीं, फिजिकल डेफिसिट जैसा मैंने पहले भी बताया और आपकी पिछली बड़ी सी चर्चा में भी बताया था कि अगर हम बजट का एनालिसिस करते हैं या जो प्रपोजल्स जो हमारे होते हैं, बेसिकली एक हमारे ड्यूरिंग द ईयर हमारे खर्चे कितने होने, और उस खर्चों के भी दो तरीके होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो हमारे पास कलेक्शंस होनी है, अगर हमारे पास 100 रुपये का खर्चा और हमारे पास 90 रुपये की कलेक्शन है टैक्सेस से या लोकल कलेक्शन है, जो डिफरेंस जो रहता है, जो शॉर्टफॉल जिसको कहते हैं, वो हमारा बेसिकली डेफिसिट होता है, जिसको हम गवर्नमेंट बोरिंग से पूरा कवर करते हैं। ये एक सीधा सादा सा सरल विषय मैं इसको बताऊं। अब मैं बजट पे जो चीजें मैं हरियाणा की पहल की इन्होंने काफी बातें कही है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। अगर पहला स्टेट लेवल पे अगर बजट आया डिजिटली तो हरियाणा से आया। के लिए रोक से बचा रखी थी ना, और जो जिले डायरेक्ट जो कृष्ण जी माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है सर, आप प्लीज। गुरदीप जी की बात मुझे कहा
नहीं गुरदीप जी आप बोलिए। अच्छा, तो और एक और पहल थी, अभी शायद डाइवर्शन होगी तो उसमें भूल गया। अब मैं बजट की बात करता हूँ। बजट में तकरीबन अगर मैं देखूं, जो आंकड़ों की बात करूं, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स को हम लेकर चले तो बेसिकली एट पार या थोड़ा सा ऊपर आता है। एक अगर पिछले से पिछला बजट देखें तो 1,55,000 करोड़ का था, 1,70,000 का, और ये 1,82 या 83 लाख का, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर भी 20,000 करोड़ था, अभी भी 20,600 कुछ है, थोड़ा थोड़ा। मतलब एक हम ये चीज देखते हैं कि बजट में जो पिछला प्रावधान चले आ रहे हैं, जो पिछले सेक्टर्स हैं, सेक्टर स्वास्थ्य हो गया, खेती, कृषि, परिवहन, जल संसाधन, सिंचाई, बाल विकास, महिला, पर्यटन, इसमें फिगर्स इंक्रीज हो जाती हैं और एग्जीक्यूशंस की हमारे पास ऐसे बजट में ऐसे कोई यहाँ इस समय कोई रिपोर्ट नहीं आती। अब मैं स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करता हूँ। नो डाउट हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, 18% का नेशनल कंट्रीब्यूशन है इस केस का, ठीक है। जी 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 जी। और एक जो अंत्योदय स्कीम जिसमें पीपीपी के तहत है, अभी एक एक्सपेक्टेशंस में ये सोचता था कि जो 1,80,000 की फिगर है जी, उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था। मेरे को लगता है एक ही जगह पे उसको 1,80,000 से 3 लाख किया, मेरे ख्याल आयुष्मान कार्ड के लिए, है ना। और अभी मेरे साथी बैठे हैं, जैसे इन्होंने पंचकुला की बात, तो पंचकुला की ही मैं एक बात इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ट्राई सिटी में इंडस्ट्रीज हैं, है ना। मोहाली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। विज़ाविस मैं देखता हूँ कि पंचकुला की इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है। ठीक है। पॉलिसी मैटर्स होंगे जरूर, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री पंचकुला में सेटअप हुई थी तो ये सेटअप हुई थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ही अलाउ करी जाती है। उसके जब चंडीगढ़ में देखो, चंडीगढ़ में आप देखो कि वहाँ मॉल्स भी आ गए हैं, होटल्स भी आ गए हैं उस इंडस्ट्रियल एरिया में। लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरी एक सजेशन है कि अगर आने वाले समय में पंचकुला को और डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कि अपनी ट्राई सिटी में हो सकती थी जी। और मैं आपको चीज़ें बताऊं कि जब भी कोई बजट का प्रावधान होता है, दो फैक्टर्स बड़े लिए जाते हैं। एक तो कृषि, नो डाउट कृषि पे लेना चाहिए, कृषि से ही सारे उद्योग आगे चलते हैं इस बारी भी। और लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है। और अगर मैं कहूं कि मैं एक मध्यम वर्ग में हूं और मैं एक जनरल कैटेगरी से हूं, तो मेरे लिए कई दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, एमएसएमई के लिए भी अभी ठीक है गुरदीप जी, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है और ग्रामीण विकास के लिए क्या है? 7,202 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4% बताया गया था। और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का समय आ गया है। अनिल मोर बातचीत करने के लिए तैयार है। अनिल मोर, ओवर टू यू। देखिए, अगर पंचायतों की बात करें, गांवों की बात करें, लगता है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट पेश किया गया है, गांवों के लिए जो बजट का पिटारा था वो खोल दिया गया है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली काफ़ी गदगद नजर आ रहे थे, हमने उनसे बातचीत की थी। बबली साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप कह रहे थे कि गाँवों के लिए तो बजट का पूरा जो एक पिटारा था, मुख्यमंत्री साहब ने मुँह खोल दिया पैसे का। क्यों, मैं सबसे पहले तो पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी समाजों का पूरे प्रदेश में ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट सरकार ने देने पेश करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। और ख़ास तौर से जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो एक अच्छा बजट 7,202 करोड़ रुपए का बजट सरकार के द्वारा आज पेश किया है। एक अच्छा बजट मैं इसको कह सकता हूं कि गांव के डेवलपमेंट में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा गांव आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारी जो योजनाएं थी, जो हम बार बार पहले भी कहते रहे कि गांव का शहरीकरण करेंगे, उसको असली अगर अमली जामा पहनाने की बात कहूँ या गांव को शहरीकरण की तरफ बढ़ाने की बात कहूँ, तो वो आज इस बजट से हम गांव फोकस किया। आपने शहरीकरण की बात की, क्योंकि अगर बात करें 1,000 डिजिटल लाइब्रेरी, 1,000 व्यायामशालाएं, 1,000 पार्क, तो बड़ा फोकस किया गांवों पे कि पार्कों पर भी फोकस होना चाहिए, व्यायामशाला पर भी फोकस होना चाहिए, लाइब्रेरी भी डिजिटल बननी चाहिए। बिल्कुल, देखिएगा पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई लाइब्रेरी की घोषणा की थी, उसका बजट सैंक्शन किया था और इसको हम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। करीबन हम 1,000 व्यायामशालाएं और 1,000 के आसपास पार्क और 1,000 के आसपास ही 800 के आसपास हमारे गांव जो स्ट्रीट लाइट देने का गांव में काम करेंगे। और इसके अलावा भी जो पहले भी बजट आवंटन है उसमें जो 3,400 के लगभग
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से जोड़ों को ठीक करना। तो ये जब सारी व्यवस्थाएं गांव के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन इसको कहूँगा जब होने जा रहे हैं, हर ये काम धरातल पर उतरेंगे जिनकी शुरुआत हम कर चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव सफाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। सफाई पर इस बार काफी फोकस करने की बात कही है, चाहे सेप्टिक टैंक हो या जो दूसरी अरेंजमेंट करनी हो सफाई को लेकर, इस पर काफी फोकस कर रहे हैं। देखिए, इसमें इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अंदर जो ये ठोस कूड़ा प्रबंधन जिसको हम कहेंगे, जो जैसे शहरों की तर्ज पे गांव के अंदर से नालियों का और घरों का कूड़ा पिक भी होगा और उसका सेग्रीगेट करके उसका जहाँ यूटिलाइजेशन करना है वो भी करने का काम करेंगे। इससे गांव के अंदर जो एक सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो भी आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा सुधार इसके माध्यम से ये भी प्रोग्रेस में है। बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट देकर सफाई को करने का भी काफी फोकस करेंगे कि जो बायोगैस प्लांट लगाने, इस पर भी आप लोग। हाँ बिल्कुल, पूरे जिलावार पहले भी 2 जिलों में हम लगा चुके हैं, भिवानी और हिसार में, और आगे जितने भी जिले हैं फर्स्ट फेज में। वैसे तो और भी ज़्यादा ब्लॉक लालू प्रताप में इसको लेकर जाएंगे, प्राथमिकता के तौर पे हम पहले जिलों में इसको ले जाने लग रहे हैं और उसके बाद हर ब्लॉक तक ये पहुंचाने का काम। काफी रहते हैं, सरपंचों को भी काफी खींच देते हैं, लेकिन आज बजट आया है, एक मीठा बजट कह रहे हैं आप इसको। सरपंचों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पैसा काफी आप ले आए हैं, पंचायतों के लिए भी अलग से पैसे की अरेंजमेंट पूरी करी है, गांव के विकास के लिए बजट पूरा है, तो सरपंचों के लिए क्या कहेंगे? अगर नरम तेवरों की बात करें, गरम तो हमेशा ही दिखाते हैं। देखिए, मैंने बार बार वो चुने प्रतिनिधि हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उन चुने जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, पंचायतों में हमारे पंच सरपंच हैं, ब्लॉक समितियां हैं, जिला परिषद है, पहले दिन से मैं रिक्वेस्ट मोड में उनसे बात कर रहा हूँ कि आप लोड तो नहीं करते, गुस्से में रहते? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, गुस्से में नहीं। अपनी बात को सच्चाई से के साथ रखना वो मेरी ड्यूटी है। इस टुवाड़ी की जनता ने और इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मंत्री मुझे दे रखी है। पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता आज ग्रामीणांचल बैठी है, पब्लिक से बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी है कि एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार करने जा रही है और उसको मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी है। आज मैंने जब इनका स्वागत किया, मैं खुद चाय पानी के प्रोग्राम रख के इनसे इनके सुझाव लेकर आया। जो सुझाव मेरे सरपंचों ने दिए हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद भी आज भी दरवाजे खुले हैं। 1 कदम बढ़ाएंगे हम, 2 कदम बढ़ाएंगे। इतना बड़ा बजट आ रहा है पंचायतों में, तो क्या कहेंगे कि जो सरपंच एस्टिमेट बनाए, विकास के काम करवाएं? बिल्कुल, आप चुने प्रतिनिधि हैं, आपको बड़ी उम्मीद के साथ आपके गांव वासियों ने चुना है। आज आप एक जिद को छोड़कर, ये मैनुअल प्रक्रिया थी, सिर्फ ये आप अब सॉफ्टवेयर में काम होगा। इसमें उल्टा हमारे जितने पहले सरपंच जी थे या हमारे कहते थे जी कि अधिकारी करते हैं, मान लीजिए जिन भी अधिकारियों ने गड़बड़ की, क्या उन पे कार्रवाई नहीं हुई? क्या पहले के जो सरपंच थे जिनके खिलाफ आज भी मेरे पास हर रोज 4, 5, 10 गांव की शिकायतें आती रहती हैं, पैसे के खुर्द बुर्द करने की या पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए खा जाने की, भाई अपनी जेबों में पर्सनल चला गया, इस तरह की शिकायतें हर रोज आ रही हैं। आप भी आ रही है, अधिकारियों के खिलाफ भी आ रही है, हमारे जो प्रतिनिधियों के खिलाफ भी आ रही है। मैंने बार बार अनुरोध किया कि इसमें आप सेफ सिक्योर भी होते हैं। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पावर, गाँव का विकास पूरे साल में जब ग्राम सभा बुलाकर पूरे गाँव की सहमति से आप पूरे 1 साल के गाँव में हमने ये डेवलपमेंट करनी है। जो PRI का पैसा है वो आप अपने हिसाब से गांव वासियों की इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, जो पैसा सरकार भेजेगी, जो हमारा हरियाणा रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जाएगा, वो पैसा सरकार से आप डिमांड करेंगे, वो पैसा भी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पावर हमारी चुने प्रतिनिधियों के पास है। मैं बार बार कह चुका हूँ, आप ये अपने विधानसभा में देखा होगा, कुछ साथी पता नहीं तो उनको समझ नहीं है या पता नहीं वो हमारे बेचारे बोले बड़े सरपंचों को। हाँ, बात होगी बजट की, पूरे बजट की बात कर लेते हैं। CM साहब कह रहे हैं कि अंत्योदय परिवारों का बजट है, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बुजुर्ग पेंशन आपने बढ़ा दी है, पूरे बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा बजट मैं कह सकता हूँ प्रदेश के लिए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए। आप किसी भी डिपार्टमेंट का बजट उठाकर देख लीजिए, उसमें हमारे जो आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार हैं, सबका ध्यान रखा गया और उनका आप बात करते रहिए पंचायत मंत्री से। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अंतिम रिएक्शन भी मैं उन सबका लेना चाहूंगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं अभी तक, एक रिएक्शन में आपसे लूंगा क्योंकि समय की अब कमी है और छोटा सा जवाब रखिए, संक्षेप में आप बता सकते हैं। जगजीत कौर जी, आप अपना अंतिम रिएक्शन देंगे बजट को लेकर, कैसा लगा आपको बजट ये कुल मिलाकर? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 65,000 जो नौकरियां हैं COD वर्ग की, वो निकालने की घोषणा अगर बजट में कर दी गई है, इसका मतलब कि अगले साल के अंदर ये नौकरियां आ जाएंगी। और पेंशन में जैसे बढ़ोतरी की गई है, पिछले साल नहीं हो पाई थी, हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा और तेज़ी से बढ़े, लेकिन सरकार के जो वित्तीय संसाधन हैं उनके हिसाब से अब 250 रुपये की जो बढ़ोतरी हो गई, उसके बाद से 2,750 रुपये बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन मिलेगी हरियाणा में, जो कि देश में इसके आसपास भी कोई राज्य नहीं है। ठीक है, कोई राज्य 2000 के आसपास भी नहीं है, ये तो हम 2750, हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जो दे रहा है। उसके अलावा जैसे एक नई चीज़ जो मैंने देखी कि फायर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट जींद में
बजट के अंदर इंक्लूड किया गया है कि उसको, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही फायर की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है नागपुर में, ठीक है, तो दूसरा हरियाणा में और वो भी जींद में खुलेगा। तो इस तरीके की अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको छोटे छोटे मिलेंगी। रिएक्शन लेना मैं पड़ेगा, मुझे संतुष्ट ब्रेक हूं लिए जाना पूरी पड़ेगा। तरीके उसके बाद मैं चाहता हूँ सबके पास जाऊँ। जगजीत कौर जी 10 सेकंड मैडम पूरा कीजिए अपना समय, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है। अंतिम रिएक्शन मैडम आपका, 10 में से कितने नंबर देंगे? इनेलो पार्टी कितने नंबर दे रही है? मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रविंदर ढुल जी, जी यही सवाल आपसे। देखिए, सवाल बिल्कुल आपका और उत्तर वही, 0। जीरो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, घोषणाएं हर बार ही करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, नर्सिंग कॉलेज खोल देंगे, खुला नहीं है, अच्छा, केवल खोल देंगे। ठीक तो है। खोल देंगे के ऊपर नहीं चलती। ठीक है, जीरो के भर्तियां आगे निकालेंगे, हाँ। निकली नहीं है, समझ निकालेंगे, गया। निकालेंगे पे चल रही ठीक है। है। कृष्ण डुल साहब से मैं पूछ लेता हूँ। डुल साहब दोनों डुल साहब बैठे हैं। कृष्ण जी, भाई रविंदर तो भाई ने को करके देवे नंबर दूंगा, बाकी भी थोड़ी देर पहले मान भाईचारे गया में था थोड़ा कि काम सा बढ़िया हुआ है। भाईचारे में थोड़ा सा नहीं तो नहीं, ख्याल पर मैं रखना वैसे कह रहा हूँ कि इसने माना है अभी चैनल के सामने कि भाई हाँ काम बढ़िया है, हमने भी बढ़िया करा था और ये भी बढ़िया कर रहे कह रहा हूँ ना मैं, हैं, और जो जीरो से आगे सरकार बढ़े। आएंगी वो भी बढ़िया करेंगी। पर इसकी मजबूरी है कि हुड्डा साहब ने 0 दे दी तो ये क्यों करके जी 8 नंबर दें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गुरदीप जी ने एक विषय रखा था इंडस्ट्री को लेकर के। जी सर, जल्दी। हरियाणा में पद्मा नाम की एक स्कीम आ रही है, हम ब्लॉक लेवल तक करीब करीब 50 एकड़ तक हम एरिया इंडस्ट्रियल क्लस्टर इकट्ठा कर रहे हैं। और जो बेंजी ने कहा था उसका भी मैं लास्ट रिएक्शन दे दूं जल्दी कि हमारी सरकार घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से कोई नई सीएम अनाउंसमेंट नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरी जितनी पहले की अनाउंसमेंट है जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी, अच्छी बात है सर। मैं उस पर और कोई आपको नई रिपोर्ट घोषणा कार्ड भी अब तैयार करना होगा, नहीं ज्यादा करेंगे। समय नहीं बचा है। नहीं, वो हम तो लोग जनता ये नहीं बताएगी। कह रहे, हम लोग इलेक्शन ईयर में घोषणाएं जाने से थी कि पहले ग्राउंड पर बहुत लेवल सारी पर आए। घोषणाएं कमल जी नहीं करने जा रहे हैं। जब एग्जाम आता है इलेक्शन वाला, उसका रिजल्ट सब कुछ बता देता है। इसीलिए वो हमने बताइए। कहा कि हम ठीक सिर्फ है, घोषणा मंत्री नहीं बनना चाह रहे। ठीक है, अच्छी बात है। बजट को हम किसी ये को भी मान नहीं सकते बनना हैं चाहिए। कि ये बहुत बहुत बजट जो शुक्रिया है वो जी। हरियाणा जगजीत जी, प्रदेश मैं के आपके हर पास आना व्यक्ति के चाहता लिए था, लेकिन मुस्कान थोड़ी लाने वाला। तकनीकी दिक्कत थी इसलिए नहीं आ पाया। और गुरदीप जी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दीपमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े हमारे साथ। रविंदर डुल साहब, कृष्ण डुल साहब, धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। तो बजट आ चुका हरियाणा का, सबके सामने कैसा होगा, कुछ और विश्लेषण हम करते भी रहेंगे, अभी अध्ययन हम भी कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद भी हम डिटेल में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा, और कुछ जानकारियां भी आपके सामने जरूर होंगी।